नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज के अनुप्रयोग। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अवकलज का अनुप्रयोग किस तरह से हो पाएगा, कब हो पाएगा, क्या कंडीशंस बन रही है। बहुत ही सिंपल साधारण मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। आप कहीं पानी के पास खड़े, पानी का पौंड है, तालाब है, बिल्कुल शांत पानी है, कोई हिल डुल नहीं रहा पानी। आपने उसमें ऊपर से कंकड़ डाला तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? आप देखेंगे कि उसमें सर्कल्स बन रहे हैं और टाइम के साथ साथ वो सर्कल बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, सर्कल बढ़ रहा है, आपको लगता है दूर दूर तो जाते हैं, ऐसे फैल रहे हैं। कंकड़ एक डाला, बहुत सारे ऐसे सर्कल्स बनकर दूर दूर जा रहे हैं, छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? जो वेव चल रही पानी उनके कारण हो रहा है, सिंपल सी बात है, तो फिजिक्स का टॉपिक है। पर हो क्या रहा है, जो हमारे मैथ्स के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आपको ऑब्जर्वेशन करना है वो क्या है, वो सुनो। सर्कल बना, पहले आपने जहां कंकड़ डाला वहां पर एक छोटा सा पहले सर्कल बना था, फिर वो वेव्स आगे बढ़ी तो सर्कल बढ़ता गया, सर्कल बढ़ा तो उसकी त्रिज्या बढ़ी, त्रिज्या बढ़ी तो परिधि बढ़ी, परिधि बढ़ी तो क्षेत्रफल बढ़ा। पर किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? सर्कल बड़ा हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? रेस्पेक्ट समझ रहे हो कि किसके समानांतर ये बढ़ रहा है? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्कल भी बढ़ रहा है। किसके समानांतर बढ़ रहा है? समय के समानांतर। टाइम के रेस्पेक्ट में जितना टाइम ज्यादा होगा उस आप 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन करोगे इतना बड़ा मिलेगा, 4 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन करोगे इतना बड़ा मिलेगा, और ज्यादा सेकंड के लिए ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा बड़ा मिलेगा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका क्षेत्रफल, परिधि और अपना त्रिज्या सब बढ़ रही है। तो त्रिज्या, परिधि, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। जिस राशि के सापेक्ष, जिस एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन होता है, किसी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन होता है, तो उस राशि के सापेक्ष उस दूसरी राशि में इस प्रक्रिया को परिवर्तन की दर कहते हैं। आइए इधर देखो, मैंने कहा कि वो जो सर्कल्स बन रहे थे उनके एरिया में, उनके क्षेत्रफल में किसके रेस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा था? टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा था। यदि एरिया को मैं सिंबल ए से लिखूं और टाइम को मैं टी से लिखूं, परिवर्तन किसमें हो रहा था? एरिया में। जिसमें परिवर्तन होता है वो डी के साथ ऊपर। किसके सापेक्ष हो रहा था? समय के सापेक्ष। विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम द एरिया इज गोइंग टू increases also its radius, also its circumference also। क्या समझ में आई कि समय के साथ साथ क्षेत्रफल भी बढ़ रहा था, परिधि भी बढ़ रही थी, त्रिज्या भी बढ़ रही थी, और स्वाभाविक है त्रिज्या बढ़ रही थी तो उसका व्यास भी बढ़ रहा था। किसके सापेक्ष? जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उन सब में परिवर्तन हो रहा था। तो समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा था, तो क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर d/dt। किसी एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो उस राशि के सापेक्ष उसमें परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज
डी अपॉन डी। यदि यहां पर हमें त्रिज्या में परिवर्तन पूछता तो डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। यदि हमें सरकमफेरेंस की पूछता तो डी सी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन सरकमफेरेंस विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। समझ में आ गई? अब ये तो दर का समझने का, जो मैंने बताया कि अवकलज का अनुप्रयोग कैसे करते हैं कि किसी एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। और वो रेट ऑफ चेंज जो कैलकुलेट होती है वो अवकलज के द्वारा उस राशि का अवकलज होता है। अवकलन के द्वारा रेट ऑफ चेंज ज्ञात करते हैं। ये जो रिजल्ट है वो कहलाएगा अवकलज, डेरिवेटिव। ये क्या साहब? डेरिवेटिव है। समझ रहे बात? अवकलज है डी अपॉन डी टी। अवकलन, इसको ज्ञात करने की प्रक्रिया का नाम, द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी algebraic value or of any digit is called the derivation या differentiation। आइए इधर एरिया में चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। तो डी अपॉन डी टी तो डेरिवेटिव उसका अवकलज है, और इसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो अवकलन है, डिफरेंशिएशन है। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करें कि सर अवकलज का अनुप्रयोग कैसे हुआ? तो मैं ए में एरिया में परिवर्तन चाह रहा था और समय के सापेक्ष चाह रहा था। तो अवकलन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ज्ञात किया जा सकता। और वो कैसे ज्ञात होता है? जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको डी के साथ ऊपर और जिसके सापेक्ष हो रहा है वो डी के साथ नीचे लिख देते हैं। तो ये उस राशि में, इसमें उस राशि में एरिया में उस दूसरी राशि के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर या अवकलज कहलाता है। ये तो एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, हमने दीवार के यूं एक सीढ़ी लगा रखी, सीढ़ी दीवार की उतनी ऊंचाई तक पहुंच रही और उसका नीचे वाला भाग यहां मेरे पैर के पास है। कल्पना करो, सोचो कि मैं इस सीढ़ी के नीचे वाले दीवार जो जमीन पे टच है उस भाग को धीरे से पकड़ता हूं और धीरे धीरे उसको दूर खींचता हूं। इधर इसको इधर दूर खींचूंगा तो ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। ऊंचाई में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? कितनी गति से होगा? जितनी गति से आप उसको दूर खींचोगे उतनी गति से ऊंचाई कम होगी, यानी ऊंचाई में परिवर्तन होगा। ऊंचाई में परिवर्तन उस आधार के सापेक्ष हो रहा है। जिस गति से आधार में परिवर्तन हो रहा है उसी गति से ऊंचाई में परिवर्तन हो, यानी ऊंचाई में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन हाइट इज डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज इन बेस। आधार में परिवर्तन की दर के ऊपर निर्भर करेगा कि ऊंचाई में परिवर्तन दर क्या हो, और आधार में परिवर्तन की दर इस बात में निर्भर करेगी कि आप उसको कितनी स्पीड से खींच रहे हो, कितनी गति से खींच रहे हो, कितनी तेजी से या कितनी धीरे खींच रहे हो। आपकी स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ मूविंग द स्टेयर क्या है? अब स्पीड है तो स्पीड का तो रिलेशन समय से होता है, यानी समय के सापेक्ष आधार में परिवर्तन हो रहा है और ऊंचाई में। क्योंकि स्पीड तेजी से खींच रहे हो, तेजी से नीचे गिरी, धीरे धीरे खींच रहे हो, धीरे धीरे नीचे आएगी। तेजी से खींच रहे हो, आधार एकदम से बढ़ेगा, ऊंचाई एकदम से घटेगी। धीरे धीरे खींच रहे हो, आधार धीरे धीरे बढ़ेगा, ऊंचाई धीरे धीरे घटेगी। तो धीरे धीरे या तेजी से, ये जो वर्ड है वो किसका संकेत है? समय का संकेत, टाइम का संकेत। तो सिंपल सी बात है कि समय के सापेक्ष ही आधार में परिवर्तन होगा।
और समय के सापेक्ष ही ऊंचाई में परिवर्तन। तो यहां पर दो राशि में परिवर्तन हो रहा है, एक तो आधार में परिवर्तन हो रहा है। मैं ये इस प्रकार की आकृति बन रही है, ये स्टेयर है, लेडर है, सीढ़ी है, इसको लेडर बोलते हैं। स्टेयर तो जो अपन घरों में पक्की बनाते हैं वो स्टेयर होती है, जो पत्थर वगैरह लगाकर सीमेंट वगैरह बनाते हैं वो स्टेयर होती है, तो लेडर होती है। आधार को मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया ऊंचाई। तो आधार ये आधार है और ये ऊंचाई। स्टूडेंट आपको ये मैं एक बार बताना चाहूंगा कि इस कंडीशन में कौन अपरिवर्तित है, बदल कौन नहीं रहा, आधार भी बदल रहा है, ऊंचाई भी बदल रही है, पर क्या सीडी समय के साथ छोटी बड़ी थोड़ी हो रही है, सीडी तो उतनी है। तो कौन कांस्टेंट है, ये जिसको अपन हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको अपन कर्ण बोलते हैं, सीडी वो क्या है, फिक्स है, वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। इनमें परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करना। अब यहां पर वो बात नहीं लग रही है कि आप x के सापेक्ष करो, y के सापेक्ष करो, क्योंकि हमें सवाल में से ये ऑब्जर्व करना है कि जो परिवर्तन हो रहा हो किसके सापेक्ष हो रहा है, और जो परिवर्तन जिसके सापेक्ष हो रहा है उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने। तो इधर हमें बताया कि पहले पावर का होता है तो 2x हो गया, और x का कर रहा हूं t के सापेक्ष कर रहा हूं dx/dt हो गया, प्लस यहाँ भी 2y हो गया, और y का कर रहा हूं t के सापेक्ष कर रहा हूं dy/dt हो गया, और ये मैंने बोला कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलज 0 हो गया। dx/dt मतलब आधार में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन बेस, और dy/dt मतलब ऊंचाई में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन हाइट। हमें यदि हाइट और बेस में से कुछ गिवन होता है या इनमें से किसी एक के चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज हमें गिवन होती है तो हमें दूसरी को पता कर सकते हैं। फॉर्मूला ये रहेगा, कभी ये देगा और ये पूछेगा, कभी ये देगा और ये पूछेगा, फॉर्मूला से लगना है। ये सवाल है, अपनी बुक में सवाल भी आएगा, और ये मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है, ये मैंने एग्जाम्पल दिए। एक और मैं बात करता हूं, देखना, हमारे को ये कहा गया कि किसी कंपनी की आय किस पर निर्भर करती है, किसके सापेक्ष बढ़ती है। सिंपल वे में हम यदि इस बात को जज करें, इस बात को निर्णय क्यों ले जाएं, तो हम ही कहेंगे साहब उत्पादन कितना हो रहा है, कितना माल बेच रहे हो उतनी आपकी इनकम हो रही है, माल कम बन रहा है, हालांकि इसके हिडन में बहुत सारे काम छुपे हुए हैं कि साहब कच्चा माल महंगा तो नहीं आ रहा, कच्चा माल महंगा आ रहा तो इनकम कम होगी, लेबर महंगी आ रही तो भी इनकम कम होगी, घाटा होगा, यदि लेबर काम कम करती है पैसा ज्यादा लेती है तो भी घाटा होगा, बाकी बिजली पानी और कितने खर्चे वो हिडन है, उस पर नहीं जाना। हम डायरेक्टली एक ही पॉइंट जाते हैं कि माल साहब जितना बेचोगे उतनी आपकी इनकम होगी। तो किसी कंपनी की इनकम, किसी प्रोडक्शन कंपनी की इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना माल बेच रही है। तो माल को मैं यदि एक्स कहूं, जो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो यदि एक्स है, और उसकी जो इनकम है वो यदि ए है, तो रेट ऑफ चेंज इन ए इज डिपेंड ऑन एक्स, तो dA/dx। ऐसा सवाल भी अपनी बोर्ड एग्जाम एक बार आया हुआ है और अपनी एक्सरसाइज में सवाल पड़ा है। यानी एक तो होती है कुल आय और एक होती है नेट इनकम। तो इस तरह का सवाल अपने बुक में है और नेक्स्ट साइज में, जिसका मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल यहाँ पर
दिया। तो स्टूडेंट ये था परिचय आपको कि रेट ऑफ चेंज क्या है, प्लस इसमें अवकलन का प्रयोग कैसे होता है, अवकलज कैसे इसमें काम में आता है। ये हमारा परिचय था चैप्टर नंबर 8 का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब मैं ले चलता हूं कुछ सवाल। अब मुझे लगता है कि जो मैंने थीम आपको बताई है, आपको सवाल में से ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी जो है कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे सवाल पढ़ता हूं और मुझे लगेगा ये सवाल आपके करने लायक है, वो आपको मैं दूंगा, आप करिए। मैं कोई सवाल देता हूं, इसका मीनिंग ये नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई प्रेशर नहीं, जबरदस्ती नहीं है। आप कोशिश कीजिए उस सवाल करने की, जितना समझ में आए ठीक है, नहीं आता तो आप मेरे को पूछिए। देखो मैं चैप्टर मेरे पास है और 8.1 खोल लेता हूं और सवाल संख्या, सवाल पहले की बात कर, पहले सवाल में हमारे को दिया गया स्टूडेंट्स कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है, जबकि r 3 हो तब तो परिवर्तन कितना होगा, और r 4 हो तब परिवर्तन कितना होगा। ये दो हमें पॉइंट पूछे गए। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम, 8.1 पढ़ रहे हैं। सवाल पहला, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, आप मान लेंगे, माना मेरी आदत है कि हम सवाल में जो भी वैल्यू काम में लेते हैं, जो भी सिंबल काम में लेते हैं, उनको पहले डिफाइन करना चाहिए, पहले उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि कौन क्या है। माना वृत्त का क्षेत्रफल ए तथा त्रिज्या आर है। चलो ये आर लिखता हूं, इसकी आदत रहती है। आप कहेंगे चूंकि a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, r के सापेक्ष चाहिए, तो r के सापेक्ष दोनों पक्षों का, r के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो देखिए इधर dA बाई dr हो गया, ये तो गुणांक है, कोफिशिएंट, इसका न अवकलन होगा न समाकलन होगा, ये अपने जो पड़ा रहेगा। इस घात का होगा तो 2 पहले आ जाएगा, एक घात कम होगी, फिर r का होने पर r के सापेक्ष होने से 1 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट ऑफ रेडियस r। इसमें फर्स्ट ये था कि जब r बराबर 3 सेमी, 3 सेंटीमीटर है, तब dA अपॉन dr 2 पाई इंटू r का वैल्यू 3 2 जा 6 पाई, और लिखना है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। ये तो एरिया का सिंबल है, एरिया की यूनिट है, और ये जिसके सापेक्ष चेंज हो रहा है उसकी यूनिट है। यदि टाइम के सापेक्ष होता तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा। दूसरा देखिए कि जब r कितना हो, 4 सेंटीमीटर, तो dA बाई dt, dA बाई सॉरी dr, dt नहीं, 2 पाई इंटू r का वैल्यू 4 होता, 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। ये हमारा पहला डाउट था एक्सरसाइज 8.1 का। एक्सरसाइज 8.1 में सारे सवाल रेट ऑफ चेंज के ही आएंगे, कभी एरिया में पूछेगा, कभी सरकमफेरेंस में पूछेगा, कभी वॉल्यूम में पूछेगा, कभी हाइट में पूछेगा, कभी बेस में पूछेगा, पर सारे इसी थीम के सवाल होंगे। सेकंड क्या है, बहुत अच्छा सवाल है,
एक मॉलिक्यूल है, एक कण है, एक वक्र y इज इक्वल 2/3x² + 1 पर चलता है। द पाथ, किस रास्ते के ऊपर वो मॉलिक्यूल चल रहा है, वो कण चल रहा है, उस रास्ते, उस पथ का हमें एल्जेब्रिक मोड दिया गया, एल्जेब्रिक फॉर्म दिया गया। वक्र पर उन बिंदुओं ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी हो। y में परिवर्तन की दर, देखो पहले सवाल में से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए क्या है, कैसा है। उसने कहा रेट ऑफ चेंज इन y यानी dy/dt। सर नीचे t क्यों लिया? क्योंकि वो कण गति कर रहा है, गति कर रहा है तो समय के सापेक्ष से करें। तो dy/dt का जो वैल्यू है वो dx/dt से 2 गुना बता रहा है। एक तो ये हमें इंट मिल गया। वो कह रहा है y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर की 2 गुनी। एक तो ये हमें सीधा सीधा हिंट मिल गया, और एक इस पाथ पे वो मोमेंट कर रहा है, उस पाथ का हमें इक्वेशन मिल गया। सॉरी यहाँ क्यूब है। मैंने दूसरा सवाल ले लिया है, बातों में आप ये लिख देंगे कि हमें दिया गया है, इट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन टू अस, ये गिवन है। आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको। आप कहेंगे y इज इक्वल 2/3x³ + 1, ठीक है। इसका यहां लिख देना t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। और t के सापेक्ष क्यों आया ये मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि कण गति कर रहा है और गति समय के सापेक्ष होती है। ये dy/dt हो गया। इसका क्या, तो 2/3 तो गुणांक है, x³ का होता है स्टूडेंट 3x²। अब x का भी होगा dx/dt, क्योंकि हम x के सापेक्ष नहीं कर रहे, x के सापेक्ष करता तो dx/dx 1 हो जाता। पर किसी राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष करते हैं तो इस तरह से उसको लिखा जाता है। 3 से 3 कट गया। मैं इसको आगे लिखता हूं, ये dy/dt इज इक्वल 2x² इंटू dx/dt। ओके, dy/dt इज इक्वल टू, इस तरीके कैंसिल होगा 2x² dx/dt। बट हमें गिवन है कि dy/dt का वैल्यू 2 dx/dt के इक्वल है। तो यहां लिखा मैंने 2 dx/dt और 2x² इंटू dx/dt यहां लिख देना है। हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ये कैंसिल हो गया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² = 1 हो गया, x = ±1 हो गया। ओके, x का वैल्यू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। हमें वह बिंदु ज्ञात करना था जिस बिंदु के ऊपर y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन दर की 2 गुनी, और बिंदु के लिए एक x होना जरूरी है, एक y। x की वैल्यू हमें पता होगी +1 और -1। ये x की वैल्यू जो आती है वो हमें जो वक्र दिया गया है, कर्व बोलते हैं हिंदी में वक्र, और CURVE, जो कर्व दिया गया है उसमें x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। आप कहेंगे x बराबर ±1 वक्र में रखने पर, वक्र में रखने पर रखो। यहां था y इज इक्वल, पहले प्लस का मान लिखूंगा 2/3 प्लस के 1 का क्यूब और +1, ये 2/3 + 1, ये 3 और 2 5/3 आ गया। पक्का 5/3 आ गया। अब y का वैल्यू दूसरी बार तथा y बराबर 2/3 और -1 का क्यूब +1, -1 का क्यूब
यानी ऋणात्मक संख्या का क्यूब हमेशा ऋणात्मक होता है। 2/3 आ गया प्लस 1, इसका रिजल्ट आएगा y बराबर 3 एकम 3 1/3। तो y के 2 उत्तर आ गए, x के 2 उत्तर है। आप क्या लिखेंगे आता है, वे अभिष्ट बिंदु। अभिष्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, इसमें सब कुछ आ गया जो अगले ने पूछा है। अतः वे अभिष्ट बिंदु एक तो हो गया +1, 5/3 तथा -1, 1/3 है। ये पूरा सवाल है। ये सेकंड सवाल यहाँ स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल एक सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सेकेंड आउट देख लें एक बार आराम से, मैं रीच कर रहा हूं ऊपर से। और सवाल संख्या थर्ड, तीसरा सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था सीडी वाला, वैसे सवाल है, यह आपने देख लिया होगा, मिटाता हूं इसको। सवाल कह रहे हैं 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। डायग्राम चाहो तो बना देता हूं। 13 मीटर लंबी सीढ़ी, 13 मीटर, एबीसी ट्रायंगल नाम देता हूं। और सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींच रहे, यानी इसको पकड़ कर यूं खींच रहे। जब इसको दूर खींचेंगे आधार बढ़ेगा, आधार बढ़ेगा तो हाइट कम हो, यानी मैं इसको y और इसको x लेता हूं। अभी बताया था मैंने वैसे, dx/dt हमें गिवन है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस का लिखा है, घटता तो उसका लिखता माइनस का लिखता। कौन बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है। अब आगे सीडी तथा जमीन के मध्य का कोण, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अच्छा लगे, बढ़िया समझ में आए। ये ओके, हमें ये बीच वाला कोण ये पता करना, कर सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं। पहले हम चाहो तो इसमें परिवर्तन दर चाहिए थीटा में, रेट ऑफ चेंज इन थीटा, ये पूछ रहा हूं। जबकि सीडी का पाद दीवार से 12 मीटर, एक्चुअल में 12 मीटर दूर है। सवाल की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखता हूं। सवाल संख्या 3 है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन किया, हमने आकृति बनाई, चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज लग रहा है हमें, तो मैं लिख दिया समकोण त्रिभुज ABC। देखना कि ये 13 फिक्स है, थीटा पड़ा है, आधार हम पता कर सकते हैं कोस के सूत्र से, लंब पता कर सकते हैं साइन के सूत्र से, और फिर इनको अपन
इस पाइथागोरस थ्योरम में रख सकते हैं। थीटा के पदों में आ जाएगा तो हम टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो देखो सॉरी cos थीटा इज इक्वल आधार बटे कर्ण होता है। आधार x है, कर्ण 13 है, तो x का वैल्यू जो आया वो आया 13 और cos थीटा, ओके 13 cos थीटा। और फिर देखिए दूसरा आएगा sin थीटा, तो हम इसको cos के पदों में याद करके पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। अब गुरुजी ये आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आया, हमारे दिमाग में तो ये dx/dt वाला ही आया। कोई बात नहीं, वो लगा लेते हैं। मैंने दोनों बातें बताना चाहिए आपको, वो लगा लेते हैं। आप ये लिखते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ओके। टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, अभी अवकलज आपको बताकर गया हूं मैं, dy बाई डी टी इजिली क्या हो गया, 0 हो गया। 2 से 2 दोनों का क्या हो गया, कट गया, कट गया। क्या आ गया, x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल 0। समीकरण संख्या 1 मैं कहूंगा चूंकि सी डी, जिसको अपन कर्ण बोल रहे हैं, सी डी यानी शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया कर्ण, वो 13 सेमी है या 13 मीटर ले लो, और आधार हमें दे रखा है 12 मीटर। हमें क्या नहीं पता है, ऊंचाई नहीं पता है, जिसको अब आधार को x लिया है, ऊंचाई जिसको अपन ने y लिया है वो नहीं पता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट, ये सूत्र होता है। समझ में आ रही बात, कहाँ में ले यहाँ पर, तो y बराबर हो गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 12 का स्क्वायर, तो y का वैल्यू आ गया अपने पास है 5 मीटर, ओके। अब मैं एक्सरसाइज को इरेज करता हूं। हाँ जी, आई बात समझ में। आगे वैल्यू पुट करता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से dx बाई dt का वैल्यू हमें गिवन है। आप लिख सकते हो चाहो तो कि चूंकि आधार में परिवर्तन की दर dx बाई dt बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड है। यहां लिखा तो 1.5 आ गया, y का वैल्यू 5 है, dy बाई डी टी बराबर 0। जब हम dy बाई डी टी निकाल रहे हैं तो ये उधर जाएगा, 12 पंजो 60, 6 हो गया और बटे 5, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ये ऊंचाई में परिवर्तन की दर है। स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ गई तो आपको आराम से, हमें थीटा में परिवर्तन चाहिए, वो भी ज्ञात हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थीटा आप कहो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं टेन थीटा लेता हूँ यहाँ सीधा, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। हो गया, इसको इधर ले आओ चाहो तो आप कि x टेन थीटा इज इक्वल वाई, सबका t के सापेक्ष
अवकलन करने। तो ये हो गया dx बाई dt जो हमें मालूम है। टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, और ये डी वाई बाई डी टी। सबकी वैल्यू पता है हमें, केवल इसकी नहीं पता। कैसे स्टूडेंट्स, कैसे नहीं पता है बताऊं आपको कि dx बाई dt हमें गिवन है 1.5, दिख रहा होगा आपको। dy बाई dt हमने फाइंड आउट कर लिया 1.2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर पर सेकेंड हो गया। dy बाई dt है, dx बाई dt है। सेक क्या होता है, सेक 1/cos होता है, और सेक वैसे होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना 13, आधार कितना 12। सबकी वैल्यू रख देता हूं मैं, 1.5 इंटू सेक कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, और इंटू डी थीटा बाई डी टी हमें पता नहीं है, जिसका वैल्यू 1.2। एक स्टेप और आ सकती है, दिख रहा होगा डी थीटा बाई डी टी 1.2 पड़ा है, ये 12 का स्क्वायर 144 ऊपर जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 नीचे आएगा, और ये 1.5 भी नीचे आएगा। इस एक अंक के दशमलव से ये कट जाएगा, और इसको अपन सोल्व करेंगे। ये चाहो तो 3 के पढ़े से 5 बार, 3 के पढ़े से 4 बार कट रहा है, ये 5 बार और ये 4 बार, ये 13 के अलावा से नहीं कटेगा। तो इसको हल कर लेते हैं अपन। 4 को 144 से गुणा करेंगे, और या 5 से गुणा करेंगे और भाग लगा देंगे, वो थीटा में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं यहां से। ये थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा डिफर है, एक मिनट बात करूंगा मैं। ये 15 बार 180 होता है, सॉरी यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो तो गलत लिख दिया आपने, सॉरी इसके लिए। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18/5 आएगा, सॉरी, और मीटर पर सेकेंड। ये dy बाई डी टी में रेट ऑफ चेंज है अपने पास में, तो यहाँ भी सब वैल्यू सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वैल्यू अपने को -18/5 लिखना है, ओके। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स। अपन ने जो यहाँ पर जो डेरिवेटिव लिया उसमें भी अपन ने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, इसको मैं वापस से लेता हूँ एक बार। थोड़ा सा जल्दबाजी में कई बार अपन ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पहला गुना दूसरा लगेगा, तो यहाँ पर चाहो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ रखते हुए अंश बटा हर भी लगा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैं ऐसे लिया जैसे कर देता हूँ। तो पहला गुना दूसरे का, दूसरा होगा 10 का, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का होगा डी थीटा बाई डी टी, फिर प्लस अब की बार 10 थीटा पड़ा रहेगा, दूसरा गुणा पहले का, पहला कौन है x, तो dx बाई डी टी, और y का dy बाई डी टी हमारे पास पहले से पता ही है। वैल्यू सारी पुट करता हूँ। x का वैल्यू 12, सेक का वैल्यू कर्ण बटे आधार, तो स्क्वायर एस लेख से गुणित बटा 144, और डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू में ज्ञात करना ही। 10 लंब बटे आधार होता है 5/12 हो गया, और ये 1.5 पढ़ाई था, ये माइनस का 18/5 था। चेक कर लो, 15/180 18 हो गया, सही है, ओके। अब हम जब सोल्व करेंगे डी थीटा बाई डी टी, मैं एक लाइन लिखूंगा, इसको देख लेना, आगे आप सोल्व कर लेंगे। वो माइनस का 18/5 पड़ा था, ये इंटू और 15/5 75, ये माइनस का 7.5/12 हो जाएगा, और ये 12 से 144 12 बार कट जाएगा, ये गुणा में आएगा 12/169। स्टूडेंट आप इसे सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का 3/10, ये रेडियन 3/10 रेडियन पर सेकेंड।
इसकी रेट ऑफ चेंज आएगी, किसमें, थीटा में। इस प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, पूरे बोर्ड को ढंग से देख लीजिए। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 8.1 के। मैंने आपको 3 सवाल बताए हैं, आराम से सवाल देखें, समझें और 100% सवाल फेयर कॉपी में करें। और साथ में आप अपना होमवर्क है, वो भी असाइनमेंट है, वो भी सबमिट करें और तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।